नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया है। पीएम ने इस दौरान 1971 की जंग के जाबाजों को याद किया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर विजय ज्योति यात्रा को राजधानी दिल्ली से रवाना किया। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशाल एक साल की अवधि में पूरे देश के छावनी क्षेत्रों में दौरा करेंगे। इस यात्रा में 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। अगले साल नई दिल्ली में ही यात्रा पूरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया है। इसके साथ ही पूरे साल तक चलने वाली स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध को 50 साल हो गए हैं। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी दिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जीत मिली थी। विजय दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम और शौर्य को सलाम किया है। लिखा कि भारत के वीर जवानों ने जो इतिहास रचा उसे याद करके देशवासी सदैव गौरवान्वित होते रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट करके युद्ध में जीत की बधाई दी और सेना को सलाम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार भी साफ कह चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 21 दिन से डटे हैं। किसान बॉर्डर पर टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़े अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई। कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना का खतरा फैलेगा। किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंटेंसिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्क्वायर के एक्सपोर्ट के लिए 6 रुपये प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से लगभग 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। चीनी मिल मालिकों को इस इंसेंटिव से गन्ना किसानों का एरियर क्लियर करना होगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार का गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच लिया जा रहा है। कैबिनेट के इस फैसले से मोदी सरकार संदेश देगी कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले किसान हैं। कोरोना संक्रमण होने से गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। कोरोना संक्रमण के चलते हुए इन्फेक्शन की वजह से अनिल विज को अंबाला से रोहतक पीजीआई लाया गया, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई, लेकिन सेहत में सुधार न होने के चलते उन्हें शिफ्ट करने का डॉक्टर्स ने फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वैक्सीन लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज अंबाला के सिविल अस्पताल में चल रहा था। ठीक नहीं होने पर उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अंबाला वासियों में भी हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशियों के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है।
हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा नामांकन करेंगी। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन से पहले शहर के गुरुद्वारों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए शीश नवाया। उन्होंने अंबाला के सेक्टर 10 और अर्जुनपुरा स्थित गुरुद्वारे में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही जनचेतना पार्टी के प्रत्याशियों की सफलता के लिए गुरुद्वारे में अरदास भी की। सिरसा के जनता भवन में बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसमें सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नगर परिषद के चुनावों को लेकर यह मीटिंग की गई। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने किसान आंदोलन पर भी बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सरकार एमएसपी पर लिखकर देने को तैयार। सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए हैं, जो कि देश की तरक्की में बाधा बने हुए हैं। किसानों के लिए सरकार हमेशा अच्छा सोचती है। यदि किसान 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद सुनीता दुग्गल गांव के दौरे पर पहुंची और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर पहुंची, जहां किसानों ने उनका विरोध किया। इस अवसर पर सुनीता दुग्गल ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए और सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध किया। किसानों ने कहा कि इस समय किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहा। मौके पर पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल को वहां से निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए करनाल पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के मूड में नहीं है। सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसान खेत में होने चाहिए, पर सरकार की वजह से वो सड़क पर है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान गुरमीत सिंह मोहाली का रहने वाला था और 6 दिसंबर को सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा था। सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले कई दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमा को सील करके बैठे हैं और इसी धरने पर बैठे किसान गुरमीत सिंह की मौत हो गई। किसान गुरमीत सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मामले की सूचना मिलने के बाद सोनीपत के कोटली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। मृतक गुरमीत सिंह के साथी ने बताया कि वो 6 दिसंबर को मोहाली से यहां पहुंचे थे और गुरमीत सिंह जब खाना खाकर टहल रहे थे तो उनके सीने में दर्द उठा। गुरमीत सिंह को डॉक्टर ने दवाई दी थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। पलवल में कृषि बिल को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों पर रात के समय कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंक दिए। किसानों ने पत्थर फेंकने वाले 2 लड़कों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविदर्श सिंह ने बताया है कि रात करीब 12 बजे कुछ लड़के आए और उन पर पथराव करके उनसे झगड़ा करने की कोशिश की। इतने में शोर सुनकर उनके अन्य साथी मौके पर पहुंचे और मौके से 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। किसानों का कहना है कि वो दोनों लड़कों को नहीं जानते और ना ही हमला करने के पीछे के कारण का पता है। किसानों ने दोनों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जनवादी महिला संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जगमती सांगवान ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों की राजमार्ग है और लगातार किसान 6 महीने से इसके विरोध में है। किसान के समर्थन में उन्होंने कहा है कि सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है और देश की खेती को उनको बेचना चाहती है। सरकार धोखेबाज है। उन्होंने कहा है कि ये कानून सितंबर से लागू करने के पहले मई में अडानी को नोलथा गांव में 100 एकड़ जमीन दी हुई थी, जिसकी रेल लाइन उनके घर तक जाती है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो ये किसान आंदोलन देश के कोने कोने गली गली में जाएगा। कैथल में शुगर मिल में खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और आरटीओ अधिकारी ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाकर लोगों को खतरे से बचाने की कोशिश की।
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि बढ़ती सर्दी और धुंध को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। वाहन चालकों को प्रशासन की तरफ से जारी नियमों को अपनाने के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। आरटीओ अधिकारी ने कहा है कि वाहन को कोहरे में धीमी गति से चलाएं और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आने वाले वाहन को जानकारी मिल सके और दुर्घटना ना हो। गुरुग्राम में गंभीर बीमारी स्कोलियोसिस को लेकर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। ये बीमारी बच्चों में पाई जाने की आम बात है, जिसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। ये बीमारी आमतौर पर कम उम्र के बच्चों और खासतौर पर लड़कियों में होती है, लेकिन इस बीमारी के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से अक्सर माता पिता अपने बच्चों को सही से इलाज नहीं करा पाते। इस बीमारी की सही जानकारी और उनके इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जानकारी पहुंचे, इसे लेकर भविष्य में कैनविन फाउंडेशन और आर्टेमिस अस्पताल इस जागरूकता अभियान को यूं ही जारी रखेगा। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कुछ सीमित कार्यक्रमों के साथ किया जा रहा है और कोरोना के कारण सीमित कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया जा रहा है। 24 दिसंबर को संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव शिरकत करेंगे। भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। गाजियाबाद से पहुंचे एनडीआरएफ से बचाव दल ने नए सरल केंद्र भवन में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कोरोना काल में मास्क बनाने वाली महिला कोरोना योद्धाओं को नहीं मिला मेहनताना और साथ ही जिले से लेकर महिला सहायता समूह की महिलाएं फतेहाबाद पहुंची। महिलाओं ने एडीसी से कोरोना काल में बनाया गया मास्क का मेहनताना देने की गुहार लगाई और एडीसी ने महिला सहायता समूह को 7 दिन में पेमेंट कराने का आश्वासन दिया। मामले को फतेहाबाद में एडीसी संवर्तक सिंह ने बताया है कि उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द ही समस्या का समाधान करने और महिला सहायता समूह को पेमेंट कराने के आदेश जारी कर दिए गए। हरियाणा सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं की क्लासें शुरू करने के आदेश के बाद अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए छात्रों की भीड़ लग गई। सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश दिए। साथ ही छात्रों को कोविड-19 टेस्ट कराकर उसकी नेगेटिव आने की स्लिप दिखाकर स्कूल में एंट्री मिलेगी। मंगलवार को मांडीखेड़ा गांव के स्कूली छात्र कोविड-19 सैंपल की रिपोर्ट लेने के लिए अलापिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। जिन छात्रों ने पहले कोरोना सैंपल दिए थे उसमें से सभी नेगेटिव आई। रोजाना 30 बच्चों का ग्रुप बनाकर कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। राहत की खबर है कि अभी तक कोई चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने नहीं आई। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए पुलिस ने कमान संभाली है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटे गए। सिरसा में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और यहां वैक्सीनेशन बूथ को लेकर गार्डन आने शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन करने के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जिले के सभी एसएमओ को बुलाया गया है और इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार करेंगे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि पोलिंग बूथ की तर्ज पर ही वैक्सीनेशन बूथ तैयार किए जाएंगे और वोटिंग की तर्ज पर ही टीकाकरण किया जाएगा। कोलाचिका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों को अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत की राशि खुर्द बुर्द किए जाने के मामले में दोषी करार किए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। शिकायतकर्ता ने बताया है कि गांव हेमू माजरा के सरपंच के खिलाफ पंचायत की राशि खुर्द-बुर्द करके अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने की शिकायतें दी गई थी। जांच में सरपंच दोषी पाया गया था और रिपोर्ट पंचायत अधिकारी को सौंपी गई। भिवानी के सीआईए 2 पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। ये बदमाश रैकेट करके व्यापारी से पैसे और कीमती सामान छीन लेते थे। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि ये दोनों बदमाश भिवानी के जैन चौक के निवासी हैं और उनके साथ कुछ और भी बदमाश जो कि इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
गोहाना में एक महिला को फेसबुक पर गाड़ी खरीदना महंगा पड़ गया। कोला गांव में रहने वाली दीपा ने फेसबुक पर एक गाड़ी खरीदने का सौदा किया, लेकिन पैसे देने के बाद भी गाड़ी नहीं मिली। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस की माने तो महिला ने एक शख्स से फेसबुक अकाउंट पर कार की तस्वीर देखी थी, जिसमें उसको कार पसंद आ गई और दोनों के बीच फेसबुक पर ही कार लेने को लेकर समझौता हो गया। महिला ने शख्स के द्वारा दिए गए अकाउंट में अलग अलग समय में करीब 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, जिसके बाद उस शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिलहाल शख्स की तलाश जारी है। धनबाद के गांव चेतका के एक विवाहिता को पीट कर घर से बाहर कर दिया गया। बेटी को जन्म देने से नाराज घर वालों ने महिला को पहले पीटा, फिर घर से बाहर कर दिया। पीड़िता के माता पिता ने मारपीट का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर भागे। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी उन्होंने पीड़ित को जला के मारने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीआईए सिरसा पुलिस ने पिछले 5 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर को काबू किया है, जिसे कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। मोस्ट वांटेड नशा तस्कर 36 किलो अफीम मामले में वांटेड था। इसके अलावा सिरसा के ओडा थाना में इस पर 1 किलो 700 ग्राम अफीम मामले में केस दर्ज था। सीआईए सिरसा प्रभारी ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि आरोपी विवाह समारोह में आया हुआ है। तुरंत दबिश करके उसे काबू किया गया। कुरुक्षेत्र में कार सवार शख्स को हेरोइन सहित पुलिस ने पकड़ा है। कार में नशीला पदार्थ हेरोइन रखने के आरोप में विवेक कुमार नाम के शख्स को पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 190 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दिल्ली में एम्स के नर्सों ने हड़ताल वापस ले ली है। प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा और नर्सिंग स्टाफ की मांग की थी कि 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए और अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए। करीब 5000 नर्स हड़ताल पर चली गई थी, जिस अस्पताल में मरीजों की देखरेख सेवाएं बाधित हो रही थी। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया था। एम्स की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। एम्स नर्सिंग यूनियन दिल्ली के आह्वान पर बल्लभगढ़ अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की। नर्सिंग स्टाफ की मांगे काफी सालों से लंबित थी। एम्स में काम करने वाली नर्सों ने अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। नर्सों ने कहा कि उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर पहले भी अपील की है, लेकिन अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। नर्स यूनियन की मांग है कि 6वां वेतन आयोग लागू करना, नर्सेज भर्ती में लिंग भेद को वापस लेना और आवेदन के लिए पोर्टल देना। करनाल नेशनल हाईवे पर बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में पंजाब के रहने वाले 3 किसान घायल हो गए। दिल्ली बॉर्डर पर शामिल होने जा रहे गुस्साए किसानों ने कुछ ही देर तक हाईवे पर जाम लगा दिया। देश में 24 घंटे में 26,251 नए केस सामने, 383 मरीजों की मौत हो गई। 99,32,000 से ज्यादा टोटल केस, 3,30,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 1,617 नए केस, 41 लोगों की मौत हो गई, 14,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 70 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा 48,339, अभी भी 71,356 नए केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 1,132 नए केस, अभी भी 9,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। अब तक 11,919 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,336 नए केस, अब तक 5,41,579 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना से 15,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव, एक दिन में 1,045 नए केस सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 500 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,76,000 के पार, 4,000 से ज्यादा केसेज एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,38,00,000 के पार, अब तक 16,41,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई।
अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वाले मरीजों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,71,00,000 के पार। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,82,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या हुई 69,74,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 27,07,000 के पार। अभी भी 5,10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 47,968 मरीजों की मौत हुई।